नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस एकेडमी के आज के इतिहास के वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल क्या है? वो काल जिसमें कि लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी कि जिस काल के बारे में कोई लिखित कोई एक सामग्री नहीं मिलती है, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और जिसमें मानव का जीवन जो था वो सभ्य नहीं था, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, इस काल का जो इतिहास है वो पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। पुरातात्विक साधन मतलब कि खुदाई जो हुई, वहाँ से जो चीज़ें निकली, उन चीज़ों से। ठीक है। अब इस काल को जो है उन्होंने तीन भागों में विभाजित किया है पढ़ने की दृष्टि से, कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जो पूरा पाषाण काल है वो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। अब ये अज्ञात काल क्या है? अज्ञात काल मतलब जिस समय के बारे में नहीं पता, वहां से लेके और 8000 साल पुराना करीब ये पूरा पाषाण काल रहा होगा। अब जो मध्य पाषाण काल है वो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का समय हमने मान लिया। और नव पाषाण काल का जो समय है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का मान लिया। अब ये तो हो गया प्रागैतिहासिक काल। अब आद्य इतिहास क्या है? कि आद्य इतिहास का मतलब यह है जिसके लेखन कला के प्रमाण तो हैं, यानी कि लेखन कला मिली तो है लेकिन वो जो है पढ़ने में नहीं आई है, वो आद्य इतिहास कहलाया। ठीक है, ऐसे काल को हमने आद्य इतिहास कहा। अब इस काल का जो इतिहास लेखन है उसके लिए साहित्यिक और पुरातात्विक साधनों का उपयोग किया गया है। ठीक है, साहित्यिक मतलब कि जो साहित्य लिखा गया है। ठीक है, आप जैसे पढ़ते हैं, तो जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो साहित्यिक एक तरीके से साक्ष्य है। आपको कहीं लिखा मिला तभी तो आपको पता चला सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, महाजनपद काल क्या है, बाबर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, कैसे पता चला आपको? आपने पढ़ा ना। तो वो साहित्य है, जो भी साहित्य जिसने भी लिखा। अब जैसे मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है कि उस समय का जो मौर्य समाज था वो कैसा था, जो अधिकारी थे उनको क्या क्या कहा जाता था। ठीक है, अमात्य कौन थे। तो आपको इस सब के बारे में पता चला ना कि उस समय का जो संस्थापक था कौन था, उसके बाद फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर अंतिम शासक कौन था, उस समय वो लोग प्रशासन कैसे चलाते थे। ये सब कहाँ से पता चलता है? कि साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है सर। ठीक है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल या आद्य इतिहास कहलाता है। और इस काल का जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है वो आता है। अब ऐतिहासिक काल क्या है? जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध भी है, मानव सभ्य भी बन चुका था, उस काल के अंतर्गत ये आद्य इतिहास के बाद का समय आता है, जिसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देख लो, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत क्या होते हैं? यानी कि सोर्सेस। कैसे हम जान लें प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी कि उस समय कैसा इतिहास रहा होगा। अब देखो, सबसे पहले अब आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ अगर आपको ये जानना हो कि पहले यहाँ पे क्या था, तो आपको जितना पुराना जानना है, मान लो कोई जानना है 100 साल पहले यहाँ क्या था, तो आपको 100 साल पुराने किसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको 100 साल पुराना आदमी मिल जाएगा, शायद मिल जाए कोई, कहीं गांव में कहीं मिल जाए, कोई बूढ़ा व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहो कि यहाँ पे 1000 साल पहले क्या हुआ था, भाई 1000 साल पहले क्या था यहाँ पे, यहाँ मतलब कि दिल्ली सल्तनत का, मुगल साम्राज्य का जो समय चल रहा था वो था, या आपका जब गजनी आया तो उस समय क्या था यहाँ पे, ये कौन सा क्षेत्र था ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाई सीधी सी बात है, आप उस समय का कोई साहित्यिक साक्ष्य लोगे, है ना, अपने जिला संग्रहालय में जाओगे, वहाँ पता करोगे लोगों से। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से म्यूजियम वगैरह में जाओगे वहाँ आसपास, तो वहाँ पता करोगे, वहाँ जितने भी जो भी आपका लाइब्रेरी वगैरह है वहाँ जाओगे, वहाँ पता करोगे नियरेस्ट में कि क्या था यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको कैसे पता चलेंगी? साहित्य से। आप साहित्य लिटरेचर पढ़ोगे ना उस समय का, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या था। तो इसी तरीके से जो प्राचीन भारतीय स्रोत हैं उसको जानने का, उसमें से एक माध्यम क्या है? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, यानी कि जिस समय का साहित्य उपलब्ध है तो साहित्य पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि उस समय का जीवन कैसा था, प्रशासन कैसा था, शासन कैसा था, समाज कैसा था। ठीक है, अब दूसरा क्या है सोर्स? वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है? जैसे कि आपके सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, भवन हो गए, मूर्तिकला हो गई, कैसी चित्रकला हम यूज़ करते थे उसकी बात हमने करने लगे। ठीक है, या अवशेष मिले हैं हमें कुछ खुदाई में, तो वो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तीसरा क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे कि हवेन सांग आया था। ठीक है, फाइयान आया था। तो वो जब लोग आए तो उन्होंने यहाँ पे आके कैसा समाज देखा, क्या उन्हें लगा, क्या महसूस करा उन्होंने, कैसा समाज था, क्या था, तो उन्होंने उसका विवरण करा। अब उसका जो विवरण लिखा उन्होंने, तो उसका विवरण पढ़ के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उस समय का समाज ये रहा होगा।
सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में हमने क्या करा कि अभिलेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक है, भवन है, मूर्तिकला है, चित्रकला है और अवशेष हैं। तो अभिलेख क्या कहलाते हैं? सबसे पहले ये जान लो, अभिलेख क्या है कि पाषाण शिलाओं पे, स्तंभों पे, ठीक है, ताम्रपत्रों पे, दीवारों पे, मुद्राओं पे और प्रतिमाओं पे जो है उत्खनित, उत्खनित मतलब कि उकेरे गए हैं, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इपिग्राफी कहते हैं। और सर्वाधिक जो प्राचीन अभिलेख हैं वो किसके हैं पठनीय? अशोक के हैं। और वो अभिलेख कौन से हैं? प्राकृत भाषा में। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में जो प्राकृत भाषा का इंपॉर्टेंट था, ठीक है, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में जो लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते होंगे, तभी तो वो अभिलेख अशोक ने अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में खुदवाए हैं, जबकि वो आम लोग पढ़ सकें। अब बताओ, अगर आपको यूपीपीएससी या यूपीएससी नोटिफिकेशन दे रहा है हिंदी या इंग्लिश में, तो वो क्यों दे रहा है? कि आप हिंदी समझते हो इसलिए। तो अब मान लो आयोग उसको उर्दू में देने लगे, तो उसको कोई बेनिफिट है? उसको कोई पढ़ने में ही नहीं आएगा उर्दू, कम लोग जानते हैं उर्दू पढ़ना, समझे हो? उर्दू पढ़ना बोलना बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा फिर? आपको पहचान में नहीं आएगी ना वो भाषा। तो यही चीज़ हुआ कि जो आम लोग जो बोलचाल की भाषा, जो पढ़ने की भाषा प्रयोग करते हैं, उसी चीज़ में तो भाषा में तो डील करेगी ना राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो इसी तरीके से उस समय की जो सरकार थी वो किसकी थी? अशोक की। तो ऐसी स्थिति में वहाँ लोग बाग आम बोलचाल की भाषा में प्राकृत शब्द का प्रयोग करते होंगे, समझे हो ना? ऐसे आपको अनुमान लगाना है। अब पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की एवं गुजरा से प्राप्त, अब ये गुजरा और मास्की कहाँ है? एमपी में, जिसे आप वर्तमान में मध्य प्रदेश कहते हो। वहाँ पे मास्की और गुजरा जो थे, उस समय के मास्की और गुजरा थे वहाँ पे, तो उनसे प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का जो है स्पष्ट उल्लेख है और उसे प्रियदर्शी राजा कहा है, ठीक है। अब जो अगला है वो क्या है? अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। यानी कि प्राकृत भाषा में तो मिले ही हैं, ब्राह्मी लिपि भी उस वक्त चलती थी जो कि बाय से दाय लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त उसके जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में, यानी कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत था, जो पश्चिम उत्तर, पश्चिम प्लस उत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम एक दिशा होती है, जैसे आप जानते हो 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उनकी उपदिशाएं। तो जो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होती है उसको क्या कहलाती है? पश्चिमोत्तर। तो पश्चिमोत्तर जो उसका प्रांत था उससे क्या मिले? खरोष्ठी लिपि में अभिलेख मिले हैं जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उनमें यूनानी और आर्मेइक लिपि का प्रयोग हुआ है, यानी कि जहाँ जैसे लोग भाषा का लिपि का प्रयोग करते थे वैसी लिपि में वहाँ पे अभिलेख खुदवा दिया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 में सफलता मिली। यानी कि अशोक के अभिलेख जो हैं सबसे पहले जो पढ़े गए वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 में। सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख हैं वो 2500 साल पहले हड़प्पा कालीन है, जो कि मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित है, यानी कि वो कैसे हैं? भाव चित्रों की भाषा में उसको लिखा गया है, ठीक है। और जिनका प्रमाणिक पाठ अभी तक असंभव बना हुआ है, यानी कि अभी तक वो पढ़ने में नहीं आए हैं। अब प्रथम श्रेणी के अभिलेखों में अधिकारों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचना दी जाती थी, जैसे कि अशोक के अभिलेख, ठीक है। यानी कि उसमें जनता के लिए कुछ कहना है जनता को, तो वो जो है अभिलेख खुदवा दिया आपने, नगर के चौराहे पे लगवा दिया। कुछ सामाजिक है, समाज, पूरे समाज को कोई मैसेज देना है। आर्थिक और प्रशासनिक कोई राज्यादेश है, ठीक है। जैसे कि अभी सरकार ने क्या करा? जीएसटी लागू कर दिया। तो आपने क्या करा? आप आजकल तो क्या है? डिजिटल मीडिया है, ठीक है। डिजिटल है आजकल, तो व्हाट्सएप करा आपने और सब 5 मिनट में सर्कुलेट हो गई वो चीज़। तो उस समय तो ये इतना सब था नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे लोग? अब राजा ने कोई आदेश पारित करा तो उसको पारित करने के लिए क्या, अभिलेख को चौराहे पे या कहीं खुदवा दिया जाता था, जहाँ पे जनता का जो है एक जैसे कह देते हैं ना, एक ऑडिटोरियम टाइप। तो वहाँ जनता सारी इकट्ठी होती थी और वहाँ पे जो है अभिलेख लगा दिया जाता था कि जनता का मतलब जो मुख्य चौराहा होता है, चोपला हर शहर में होता है, जो चोपला मतलब कि जहाँ 4 रास्ते निकल रहे हैं, चौराहा एक तरीके से आपने कह दिया, तो वो है। तो ये अशोक के शिलालेख हुए द्वितीय श्रेणी के क्या हुए? अनुष्ठानिक अभिलेख। अनुष्ठानिक मतलब जिन्हें बौद्ध, जैन, यानी कि जो धर्म से संबंधित हो, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि जो संप्रदाय हैं उनके जो मतानुयायी थे, मतानुयायी मतलब जो उनके मत को मानते थे, कोई बौद्ध को मानता था, कोई जैन को, कोई वैष्णव धर्म को मानता था, कोई शैव धर्म को मानता था, तो उन्होंने स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पे जो है उत्कीर्ण करा दिए, ठीक है। तृतीय श्रेणी के अभिलेख क्या कहलाते हैं? जिसमें राजाओं की विजय प्रशस्तियों का आख्यान तो है लेकिन उनके दोषों का उल्लेख नहीं, यानी कि वो कोई भी राजा क्या करते थे कि किसी दूसरे राजा को जो है हरा के और वहाँ पे अपना साम्राज्य बन गया उनका, तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रशस्ति अपनी विजय की लगा दी,
समझे? जैसे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी को हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि पृथ्वीराज चौहान जो है अपनी विजय का उल्लेख करने के लिए वहां पे एक चौराहे पे एक खंबा गड़वा दिए और उस पर अभिलेख उत्कीर्ण करा दिया कि जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की एक तरीके से जीत हुई थी और उसका महिमा मंडन हो रहा है सारे में। ये चीज़ था उसका मतलब, जो ये था, और उसमें किसी के भी दोषों का उल्लेख नहीं है। गैर राजकीय जो अभिलेख थे उसमें यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। देखिए जितने भी फैक्ट्स यहाँ लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, ठीक है, वीडियो के माध्यम से कर लेना, नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको किरण सामान्य ज्ञान के नाम से ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। किरण वन लाइन अप्रोच सामान्य ज्ञान है, बहुत ही अच्छी बुक है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। इसके बाद एरन जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुणराज तोरमान का लेख अंकित है। भूमि अनुदान पत्र क्या है, ये प्राय तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इनमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व संबंधी दानों का इसमें विवरण है, जो प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में और तेलुगु भाषा में लिखे गए हैं। अब बात यह करते हैं कि महत्वपूर्ण अभिलेख क्या है और कौन से शासक और अभिलेख की विशेषताएं क्या है। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसकी तिथि के बारे में कोई जानकारी है नहीं और उसमें ज़्यादातर कलिंग राजा खारवेल के बारे में बताया गया है। जो जूनागढ़ का है वो गिरनार अभिलेख है, रुद्र दामन के बारे में बताया गया है, जिन्होंने सुदर्शन झील का एक तरीके से निर्माण कराया था, और ये जो है ये सुदर्शन झील के बारे में ही इसमें जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में जानकारी दी गई है। लेकिन नासिक अभिलेख यानी कि गौतमी, बलश्री तथा सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन जो है वो नासिक अभिलेख में किया गया है। फिर है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, यानी कि इसमें समुद्रगुप्त और इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। अब एहोल अभिलेख जो है उसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इसमें देने की कोशिश की गई है। इसके बाद है ग्वालियर अभिलेख, इसमें प्रतिहार नरेश भोज के बारे में आपको बताया गया है। जो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है उसमें स्कंद गुप्त, जो गुप्त शासकों में एक हुए हैं स्कंद गुप्त, उन्होंने जो हूणों पर विजय करी थी, ठीक है, हूण जो थे उस पर जो विजय करी थी उसका जो वर्णन मिलता है वो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से मिलेगा। जो देवपाड़ा अभिलेख है उसमें बंगाल शासक विजय सेन के बारे में आपको पता चलता है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख से हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। बालाघाट और काले अभिलेख से सातवाहनों की उपलब्धियां। देखिए जो सातवाहन है ये वर्धन वंश है, गुप्त वंश है, इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इनके समय में जो स्थापत्य कला थी वो कैसी थी, इनके समय में जो प्रशासन था वो कैसे था, ठीक है। इनके समय का इनका प्रथम शासक, अंतिम शासक और इनकी राजधानियां आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, उंगलियों पे होना चाहिए आपका। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे याद होने चाहिए भैया। शुंग वंश का, कणव वंश का, मौर्य वंश का, हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का, सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और पहला शासक, संस्थापक या संस्थापक माने की, और अंतिम शासक और आपकी राजधानियां और इनका समय, टाइम पीरियड। और भी कुछ याद ना हो तो ये याद हो कि शुंग का समय जो है इस टाइम से इस टाइम तक था, फिर कणव आया इस टाइम से इस टाइम तक आया, फिर आपका वर्धन आया इस टाइम से इस टाइम तक आया, सातवाहन कब आया इस टाइम से इस टाइम तक आया, गुप्त कब आया इस टाइम से इस टाइम तक आया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना ही है। बात समझ में आई? इनके समय के स्थापत्य, इनके समय की कला, साहित्य क्या था, इंपॉर्टेंट है। सारी जो प्राचीन इतिहास की बुक्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए उनके राइटर्स के नाम के साथ, जैसे मेगस्थनी इंडिका, पाणिनि अष्टाध्यायी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, इस तरीके से आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। अब अयोध्या अभिलेख जो है वहाँ से आपको शुंगों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। जो भरहुत अभिलेख है वहाँ से शुंग नरेण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित होने का आभास मिलता है। एरन अभिलेख से भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। विदेशी अभिलेख क्या है कि विदेशों से प्राप्त अभिलेखों में एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थल से लगभग 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासतेय नामक वैदिक देवताओं के नाम उत्कीर्ण हैं। अब मिस्र के तेलुअल अमनों में मिट्टी की कुछ तख्तियां मिली हैं जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं, जो ईरान और भारत के आर्य शासकों के नाम जैसे ही हैं।
फिर है पारसी पोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। अब मुद्राओं की अगर हम बात करेंगे तो 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त हो पाता है। इसके पूर्व के सिक्कों पर लेख नहीं है। ठीक है। यानी कि पहले के जो सिक्के थे उन पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका भी हमें ठीक ठीक पता नहीं है। और ये सिक्के कैसे थे? आहत सिक्के थे, पंचमार्क भी कहा जाता है इनको। ठीक है। मुद्राओं का जो उपयोग है वो दान दक्षिणा में, खरीद बिक्री में और वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। जो शासक थे उनकी अनुमति से जो व्यापारिक संघ थे उनको क्या कहा जाता था? श्रेणियां, जिसे आप बिजनेस एसोसिएशन कहते हैं। उन्होंने भी अपने सिक्के चलाए थे शासकों की अनुमति से। अब देखो, सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं जो है वो मौर्योत्तर काल की मिलती है। मौर्योत्तर काल कौन सा है? मौर्य काल के बाद का समय, शुंग वंश का, कण्व वंश का। ठीक है। शुंग वंश आ गया, कण्व वंश आ गया, सातवाहन वंश आ गया, ये मौर्योत्तर काल में आता है सब। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो ये मौर्योत्तर काल में क्या मिलता है? सीसा की, पोटीन की, तांबे कांसे की, चांदी की और सोने की जो है वो मुद्राएं आपको मिलती हैं। अब देखो, सोने की, तांबे की बहुत ज़्यादा मुद्राएं मिलती हैं और भारत में मतलब कि एक तरीके से प्रचुर मात्रा में था सोना भी और तांबा भी। लेकिन जो चांदी था ना, वो इतना ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं था, इसलिए चांदी का आयात करते थे हम लोग। ये बात को ध्यान में रखना। ठीक है। चांदी का इतना अच्छा भंडार नहीं था हमारे यहाँ, तो चांदी को हम आयात करते थे, अफगानिस्तान वगैरह से आयात करते थे। ठीक है। अब कुषाण शासक जो हैं उन्होंने जो जारी स्वर्ण सिक्कों में जो उन्होंने जो जारी करे हैं स्वर्ण सिक्के, उसमें सर्वाधिक शुद्धता थी। और वहीं गुप्तों ने, जो गुप्त वंश था, उन्होंने सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी करे। धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान होता है। ठीक है। कनिष्क के सिक्कों में उसका क्या पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये प्रमाणित होता है। अब समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर क्या बना है? यूप बना है, जबकि कुछ पर अश्वमेघ पराक्रम जो शब्द है वो लिखा गया है और उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है। इंडो यूनानी और इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? सिक्के। अब जो सातवाहन राजा शातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया गया है। यानी कि जो सातवाहन राजा थे शातकर्णी, उनके सिक्कों पे क्या है? एक जलपोत का जो आपका कह सकते हैं एक जलपोत बना हुआ है उनके सिक्कों पे। तो वहां से क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वे समुद्र विजय करी होगी उन्होंने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उनके द्वारा पश्चिम भारत के शकों पर विजय जो है वो सूचित होती है। अब देखो, स्मारक और भवन की अगर हम बात करें तो उत्तर भारतीय मंदिर जो थे उनकी कला शैली कैसी थी? तो उनकी कला शैली जो थी वो नागर शैली थी। ठीक है। उत्तर भारत में आपका अयोध्या भी आ गया। अभी जो अयोध्या है, अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है, आपसे ये पूछ सकता है उसकी शैली कौन सी है? तो नागर शैली में गुर्जर प्रतिहार शैली का वर्णन उसमें किया गया, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। ये बात को ध्यान में रखना। नागर शैली में गुर्जर प्रतिहार शैली जो है ना, उसका जो टच है राम मंदिर में, अयोध्या में जो भी राम मंदिर, भगवान का भव्य राम मंदिर बनाया गया है, उसमें ये है। जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों की जो कला शैली है वो कौन सी है? द्राविड़ शैली। बात समझ में आई। और उत्तर और दक्षिण के बीच में जैसे कि आपका जो मध्य का क्षेत्र है, मध्य भारत का, वहाँ ज़्यादातर क्या है? वेसर, वेसर शैली, ध्यान रखना। जबकि दक्षिणापथ के मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वो क्या कहलाते हैं? वेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। ठीक है। जावा के बोरोबुदुर मंदिर से वहां नवीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। महायान क्या है? बौद्ध धर्म जो था वो दो संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। ठीक है। तो वो कौन कौन से हो गए? हीनयान और महायान में। तो ये महायान की बता रहे हैं कि जो बोरोबुदुर मंदिर था वहां से 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता जो है वो प्रमाणित होती है। अब जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला क्या कि कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल क्या हुआ? गुप्त काल के बाद का समय। बात समझ में आई। गुप्त काल के जो बाद के वंश आए वो गुप्तोत्तर काल में आए। और जो मूर्तियां निर्मित की गई उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। कुषाण कालीन मूर्ति कला में जहां विदेशी प्रभाव अधिक है, कुषाण कालीन जो मूर्ति कला है उसमें विदेशी प्रभाव अधिक मिला है, वहीं गुप्त कालीन मूर्ति कला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है। जबकि गुप्तोत्तर कला में सांकेतिकता अधिक है।
भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। चित्रकला जो है अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अवशेष जो हैं वो पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा प्राप्त पुरापाषाण युग के पत्थर के खुरदुरे हथियारों औजारों से यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व ईसा पूर्व मानव रहता था। 10 से 6 हजार वर्ष ईसा पूर्व वह कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थर के चिकने औजार बनाना सीख चुका था। गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मृदभांड और फिर चित्रित भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें मिली हैं, जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की ओर इंगित करती हैं। अब बसाड़ जो है यह प्रारंभिक वैशाली, यहाँ से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य, उत्खनन मतलब खुदाई, तो उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रासाद और घोषिताराम नामक एक विहार मिला है। अंतरजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का प्रयोग जो है वो 1000 ईसा पूर्व के लगभग आरंभ हो गया था। रोमिला थापर जो कहती हैं वो ये कहती है कि लोहे का उपयोग उससे भी पहले हो चुका था, यानी कि 800 ईसा पूर्व में ही आरंभ हो गया था। ठीक है। दक्षिण भारत में अरिकमेड़ु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा और बर्तन आदि मिले हैं, जिससे क्या पुष्ट होता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ये जान लो। बाकी करते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।